नमस्कार दोस्तों, अतुल्य भारत पॉलिटिकल साइंस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों हम पढ़ रहे थे राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति में आज हमें देखना है राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति जो कि बताई गई है अनुच्छेद 55 में। दोस्तों ये कहा गया है राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए कि राष्ट्रपति का निर्वाचन या राष्ट्रपति का निर्वाचन का अर्थ होता है चुनाव। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन या चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति से होता है। एकल संक्रमणीय मत पद्धति, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति से होता है। तो दोस्तों राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है भारत में वो किससे होता है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति से होता है। ये जो एकल संक्रमणीय मत पद्धति है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति, इसे भारत में आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया दोस्तों? एकल संक्रमणीय मत पद्धति को आयरलैंड से लिया गया है। अगली बात दोस्तों, एकल संक्रमणीय मत पद्धति जो होती है इसे ही, एकल संक्रमणीय मत पद्धति को ही हेयर पद्धति भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है दोस्तों? हेयर पद्धति भी कहा जाता है, क्योंकि हेयर नामक एक विद्वान ने इस पद्धति को बनाया था, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? हेयर पद्धति कहा जाता है। अब दोस्तों हमारे सामने एक बात यह है कि आखिर एकल संक्रमणीय मत पद्धति हम कहेंगे किसको? यहाँ सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने है कि हम किस मत पद्धति को एकल संक्रमणीय मत पद्धति कहेंगे। तो उसी के बारे में देखते हैं। तो एकल संक्रमणीय मत पद्धति में, एकल संक्रमणीय मत पद्धति में प्रत्येक मतदाता, प्रत्येक उम्मीदवार को प्राथमिकता या वरीयता के आधार पर वोट देता है। प्राथमिकता या वरीयता के आधार पर क्या करता है? वोट देता है। तथा चुनाव में वही उम्मीदवार विजय होता है, चुनाव में वही उम्मीदवार विजय होता है जो न्यूनतम कोटा प्राप्त कर ले। अब दोस्तों हमारे सामने यहाँ पे एक नया शब्द वापस आ गया, न्यूनतम कोटा कौन प्राप्त करेगा? किसे हम न्यूनतम कोटा कहेंगे? तो दोस्तों न्यूनतम कोटा का एक सूत्र होता है, न्यूनतम कोटा बराबर कुल वैध मत बटे 2 प्लस 1। इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? न्यूनतम कोटा कहा जाता है। तो न्यूनतम कोटा किसे कहा जाएगा? तो जितने भी वैध मत पड़े हैं उनका आधे से एक वोट ज़्यादा, या कुल वैध मतों का आधे से एक वोट अधिक क्या कहलाता है? न्यूनतम कोटा कहलाता है। एक बार फिर से बता रहा हूँ दोस्तों, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति बताई गई है अनुच्छेद 55 में। राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? तो इसका निर्वाचन होता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति से इसका चुनाव होता है। एकल संक्रमणीय मत पद्धति कहाँ से ली गई है? तो एकल संक्रमणीय मत पद्धति को आयरलैंड से लिया गया है। इसे ही हेयर पद्धति भी कहा जाता है। एकल संक्रमणीय मत पद्धति में प्रत्येक मतदाता प्रत्येक उम्मीदवार को प्राथमिकता या वरीयता के आधार पर क्या करता है? वोट देता है। तथा चुनाव में वही उम्मीदवार विजय होता है जो सबसे पहले न्यूनतम कोटा प्राप्त कर लेता है। दोस्तों न्यूनतम कोटा क्या होता है? कुल वैध मत बटे 2 प्लस 1। जैसे हमारे आम चुनाव होते हैं लोकसभा और विधानसभा के, इन चुनाव में बहुल मत पद्धति प्रचलित है। कौन सी पद्धति है यहाँ पर? बहुल मत। दोस्तों बहुल मत पद्धति में क्या होता है? अपने निर्वाचन क्षेत्र में जिस उम्मीदवार को सबसे ज़्यादा वोट मिल जाए वो चुनाव में विजय हो जाता है, जबकि एकल संक्रमणीय मत पद्धति में ऐसा नहीं होता है। यहाँ चुनाव जीतने के लिए 50% प्लस 1 वोट लाना जरूरी होता है। जितने वोट पड़े वैध मत हैं उनका 50% प्लस 1 वोट लाना जरूरी होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम और एक बार फिर से मैं बात कर रहा हूँ, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति बताई गई अनुच्छेद 55 में। राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति से होता है। एकल संक्रमणीय मत पद्धति आयरलैंड से ली गई है। एकल संक्रमणीय मत पद्धति को ही हेयर पद्धति भी कहा जाता है।
एकल संक्रमणी मत पद्धति में प्रत्येक मतदाता प्रत्येक उम्मीदवार को प्राथमिकता या वरीयता के आधार पर क्या करते हैं, वोट देते हैं, और चुनाव में वही उम्मीदवार विजय होता है जो न्यूनतम कोटा प्राप्त कर लेता है। न्यूनतम कोटा क्या होता है, कुल वैध मत बटे 2 + 1, और आसान भाषा में कहें तो कुल वैध मतों का 50% + 1 वोट, और आसान भाषा में कहें तो कुल वैध मतों का आधे से 1 मत अधिक। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, भारत में जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, इस चुनाव में विधानसभाएं भी भाग लेती है और संसद के दोनों सदन भी भाग लेते हैं। पर दोस्तों अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स देखें, नंबर ऑफ वोटर्स देखें, तो वोटर ज़्यादा कहाँ से होते हैं, विधानसभाओं से। अगर ऐसी कंडीशन हुई और अगर हम यहाँ एक व्यक्ति एक वोट का मत का जो सिद्धांत है वो अगर लेके चले, जैसे हम किस में रखते हैं, विधानसभाओं में या लोकसभा में रखते हैं, हम वोट देने जाते हैं लोकसभा के चुनाव में तो हमारे वोट को 1 वोट माना जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर यही सिद्धांत हम यहाँ रखें तो हमने पिछले वीडियो में बात करी थी कि राष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभाओं से 4120 सदस्य भाग लेते हैं चुनाव में, जबकि संसद से दोनों सदनों से 776 सदस्य भाग लेते हैं। अगर यहाँ एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत लागू करेंगे तो जो राष्ट्रपति का चुनाव होगा उसके ऊपर विधानसभाओं का नियंत्रण हो जाएगा। ऐसा ना हो इसके लिए यहाँ पर भारित मत का सिद्धांत अपनाया गया। क्या है इसको मैं बताता हूँ। तो राष्ट्रपति के चुनाव में संसद और विधानसभाओं को बराबर मताधिकार देने के लिए, संसद और विधानसभाओं को बराबर मताधिकार देने के लिए भारित मत का सिद्धांत अपनाया गया है, जिसके तहत मत मूल्य निकाला जाता है। ठीक है दोस्तों, ये भारित मत का सिद्धांत यहाँ अपनाया गया, यानी कि एक व्यक्ति का एक वोट नहीं होगा, वोटों की वैल्यू निकाली जाती है और वो वैल्यू क्या होगी, अलग अलग होगी। इससे क्या कहा जाता है, भारित मत का सिद्धांत कहा जाता है। और भारित मत का सिद्धांत जो है इसके लिए क्या निकाला जाता है, मत मूल्य निकाला जाता है। सबसे पहले दोस्तों मत मूल्य किसका निकलता है, तो सबसे पहले निकलता है विधानसभा के एक सदस्य का मत मूल्य निकाला जाता है। अब दोस्तों अगर हम बात करें विधानसभा के एक सदस्य के मत मूल्य की, तो इसका फॉर्मूला होता है राज्य की कुल जनसंख्या, राज्य की कुल जनसंख्या बटे विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या गुणा 1/1000। इस फॉर्मूले के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूले के द्वारा हम विधानसभा के एक सदस्य का मत मूल्य निकाल सकते हैं। जब हमारे पास एक सदस्य का मत मूल्य आ जाता है और हमें विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या पता है, तो क्या हम पूरी विधानसभा का मत मूल्य निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। जैसे इस सूत्र के आधार पर अगर हम बात करें तो इस सूत्र के आधार पर वर्तमान में सर्वाधिक मत मूल्य यूपी की विधानसभा के एक सदस्य का है। और दोस्तों कितना है, तो अगर यूपी के एक विधानसभा का मत मूल्य एक सदस्य का 208, सबसे कम मत मूल्य सिक्किम की विधानसभा के एक सदस्य का है, सिक्किम की विधानसभा के एक सदस्य का केवल 7 है। केवल कितना है दोस्तों, 7। राजस्थान की विधानसभा के, राजस्थान की
विधानसभा के एक सदस्य का मत मूल्य 129 है। कितना है दोस्तों? 129। राजस्थान के ही बराबर छत्तीसगढ़ का भी है एक सदस्य का मत मूल्य, छत्तीसगढ़ की विधानसभा का भी कितना है? 129। दिल्ली का मत मूल्य कितना है दोस्तों विधानसभा के एक सदस्य का? तो 58 है। दिल्ली का केवल कितना है? 58 एक सदस्य का मत मूल्य विधानसभा का। तो इस तरह से हम क्या करते हैं? विधानसभा का मत मूल्य निकालते हैं। अब हमें इसको किसके बराबर करना है? संसद के सदस्यों के। एक बार मैं इसको वापस बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। राष्ट्रपति के चुनाव में संसद और विधानसभाओं को क्या देने के लिए? बराबर मताधिकार देने के लिए। क्या देने के लिए? बराबर मताधिकार देने के लिए कौन सा सिद्धांत अपनाया गया है? तो भारित मत का सिद्धांत अपनाया गया है। और भारित मत के सिद्धांत के तहत क्या किया जाता है? मत मूल्य निकाला जाता है। सबसे पहले मत मूल्य किसका निकलता है? विधानसभा के एक सदस्य का मत मूल्य निकलता है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है राज्य की कुल जनसंख्या। दोस्तों यह जनसंख्या 1971 की जनगणना के आधार पर निर्धारित की गई है। तो राज्य की कुल जनसंख्या बटे विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या गुणा 1/1000। इस सूत्र के आधार पर हमें विधानसभा के एक सदस्य का मत मूल्य प्राप्त हो जाता है। वर्तमान में सर्वाधिक मत मूल्य यूपी की विधानसभा के एक सदस्य का है कितना? 208। और सबसे कम मत मूल्य सिक्किम की विधानसभा के एक सदस्य का है केवल कितना? 7। राजस्थान की विधानसभा के एक सदस्य का मत मूल्य कितना है दोस्तों? 129 है। जब हमारे पास एक सदस्य का मत मूल्य आ जाता है तो हम पूरी विधानसभा का मत मूल्य निकाल देते हैं। अब हम क्या करेंगे कि भारत की सभी विधानसभाओं का कुल मत मूल्य निकालेंगे और उसको हम किसके बराबर कर देंगे? संसद के बराबर। कैसे? तो देखिए आप, पहला सूत्र हमने यहाँ देखा है विधानसभा के एक सदस्य के मत मूल्य का। अब हम दूसरा देखने जा रहे हैं कि हम संसद के एक सदस्य का मत मूल्य कैसे निकालें। तो जो दूसरा सूत्र है यहाँ पर, संसद के एक सदस्य का मत मूल्य बराबर, इसका सूत्र है दोस्तों भारत की सभी विधानसभाओं का कुल मत मूल्य। भारत की सभी विधानसभाओं का कुल मत मूल्य बटे संसद के निर्वाचित सदस्यों की संख्या। अगर हमारे पास विधानसभा के एक सदस्य का मत मूल्य है तो हम पूरी विधानसभा का मत मूल्य निकाल सकते हैं। इस तरह से हम भारत की सभी विधानसभाओं का मत मूल्य निकालेंगे और उसमें संसद के निर्वाचित सदस्यों की संख्या से क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। तो हमारे पास संसद के एक सदस्य का मत मूल्य आ जाएगा। क्लियर बात है पूरी? ये दूसरा सूत्र है। और दोस्तों इस सूत्र के आधार पर वर्तमान में संसद के एक सदस्य का मत मूल्य 708 है। कितना है दोस्तों? संसद के एक सदस्य का मत मूल्य वर्तमान में कितना है? 708 है। दोस्तों मत मूल्य का मतलब क्या हुआ यहाँ पर थोड़ा सा समझना कि अगर चाहे लोकसभा का सदस्य हो चाहे राज्यसभा का सदस्य हो, अगर वो राष्ट्रपति के चुनाव में वोट दे रहा है तो उसका एक वोट 708 वोट माने जाएंगे। उसका एक वोट कितना माना जाएगा? 708 उसका मूल्य भार है। ठीक है दोस्तों। इसी तरीके से अगर यूपी का एक एमएलए विधानसभा सदस्य यूपी का जो निर्वाचित है और वो राष्ट्रपति के चुनाव में अगर वोट दे रहा है तो उसका वोट माना जाएगा 208। सबसे कम किसका माना जाता है? सिक्किम का। इसका आधार क्या है दोस्तों? जनसंख्या के आधार पर इसको निर्धारित किया गया। जनसंख्या और विधानसभा में कितनी सीटें हैं उसके आधार पर ये मत मूल्य निकाला जाता है। ठीक है। जब इस तरीके से हम संसद का मत मूल्य निकाल लेते हैं, अब हम देखते हैं कि आखिर राष्ट्रपति के चुनाव में मतगणना कैसे होती है, किस तरह से कोई व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव जीतता है, इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। आप ध्यान से देख लेना, कभी नहीं भूलोगे, एक बार समझ गए तो एक्चुअल में होता क्या है। देखिए मान लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में राष्ट्रपति के चुनाव में कुल वोट है हमारे पास 2500। कितने मतपत्र है हमारे पास? 2500 मतपत्र हमारे पास कुल है। ठीक है। यहाँ हम समझने के लिए, ताकि इस फॉर्मूले को समझ सकें, इस सिस्टम को समझ सकें, इसके लिए एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत लागू कर रहे हैं, तभी हम इसको समझ पाएंगे। हमारे पास 2500 मत मूल्य है, इसका मतलब हमारे पास 2500 ही क्या है? मतपत्र है। हमने एक व्यक्ति एक वोट मान लिया। सबसे पहला काम होता है
न्यूनतम कोटा निकाला जाता है। सबसे पहला काम क्या करेंगे, न्यूनतम कोटा निकालेंगे। और न्यूनतम कोटा का सूत्र क्या होगा, कुल वेद मत। कितने हो गए हमारे पास, 2500/2 + 1 कितना हो गया, 1250 + 1, यानी कितना हो जाएगा न्यूनतम कोटा, 1251 वोट जिस उम्मीदवार को मिल जाएगा वो चुनाव में विजय हो जाएगा। मान लेते हैं चुनाव में 4 उम्मीदवार हैं। चुनाव में कितने उम्मीदवार हैं हमारे पास, 4 उम्मीदवार होने का मतलब हमारे पास इस तरह के 2500 मतपत्र हैं। एक मतपत्र है, जैसे हमारे पास कितने हैं, 2500 हैं, A B C और D। मान लो इसको पहली प्राथमिकता है, इसको तीसरी, इसको चौथी है, इसको दूसरी प्राथमिकता दी हुई है। इस तरीके से ये प्राथमिकताएं अलग अलग होगी। इससे हमारे पास कितने मतपत्र हैं, 2500 मतपत्र हैं। सबसे पहले राष्ट्रपति के चुनाव में प्रथम चक्र की मतगणना की जाती है। ठीक है दोस्तों, प्रथम चक्र की मतगणना में जिन 2500 के 2500 मतपत्रों को हम देखेंगे और इसमें केवल जिस उम्मीदवार के आगे पहली प्राथमिकता दी हुई है उसकी हम गणना करेंगे। मान लेते हैं कि दोस्तों पहली प्राथमिकता में A को 1200 बार, B को 1000 बार, C को 200 बार और D को 100 बार पहली प्राथमिकता दी है। हमारी पहली चक्र की मतगणना पूरी हो गई है और किसी भी उम्मीदवार ने न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं किया। अगर किसी भी उम्मीदवार ने न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं किया तो कोई भी चुनाव नहीं जीता। ऐसी कंडीशन में द्वितीय चक्र की मतगणना होती है। ठीक है दोस्तों, द्वितीय चक्र की मतगणना में क्या कहता है कि प्रथम चक्र की मतगणना में सबसे कम वोट प्राप्त करने वाले प्रत्याशी को मतगणना से बाहर कर दिया जाता है और इसके मतपत्रों को सभी मतपत्रों से अलग कर दिया जाता है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि हमारे पास 2500 में से 100 मतपत्र ऐसे थे मतगणना के बाद हमें ये बात पता चली थी जिसमें डी को पहली प्राथमिकता दी हुई थी। यानी कि जायज़ सी बात है, यहाँ दूसरी प्राथमिकता या तो ए को मिलेगी, इसको तीसरी भी मिल सकती है, इसको चौथी भी मिल सकती है, बी को भी दूसरी तीसरी चौथी, सी को भी दूसरी तीसरी और चौथी प्राथमिकता मिल सकती है। सही है, इन तीनों में से ही किसी एक के पास दूसरी प्राथमिकता होगी इन 100 मतपत्रों में। तो दूसरे चक्र की गणना में हम बाकी मतपत्रों को तो हटा देते हैं, केवल डी को जिन मतपत्रों में पहली प्राथमिकता मिली हुई थी उन मतपत्रों में हम दूसरी प्राथमिकता की गणना करते हैं। मान लो हमने पाया कि ए को 60 बार, बी को 20 बार और सी को 20 बार क्या मिली है, दूसरी प्राथमिकता में वोट मिले हैं। अब हम इन्हें पहली प्राथमिकता में जोड़ देते तो अब हमारे पास फाइनल टोटल क्या हो जाता है, 1260, 1020 और 220। एक उम्मीदवार ऐसा है जिसने न्यूनतम कोटा प्राप्त कर लिया, राष्ट्रपति का चुनाव जीत गया। पर मान लो ऐसा होता कि इसे दूसरी प्राथमिकता में 50 ही वोट मिलते, इससे 30 मिल जाते तो इसका टोटल हो जाता है 1030 और इसका टोटल हो जाता है 1250। यानी कि इसी कंडीशन में दूसरे चक्र की मतगणना भी पूरी हो गई, किसी उम्मीदवार को न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं हुआ। तो अब क्या किया जाएगा, तृतीय चक्र की मतगणना शुरू की जाएगी और हम द्वितीय चक्र की मतगणना में सबसे कम वोट प्राप्त करने वाले प्रत्येक को मतगणना से बाहर कर देंगे, इसके वोटों को साइड में करेंगे। अब इसके वोटों की 2 कैटेगरी हो गई दोस्तों। इसके पास 200 वोट तो ऐसे हैं जिसमें इसको पहली प्राथमिकता मिली और 20 वोट ऐसे हैं जिसमें इसको दूसरी प्राथमिकता मिली है। तो इनमें तो अभी 200 मतपत्रों में तो अभी दूसरी प्राथमिकता की गणना नहीं हुई है, तो इनमें तो हम दूसरी प्राथमिकता की गणना करेंगे। और इन 20 वोटों में दूसरी प्राथमिकता की गणना होगी तो इनमें तीसरी प्राथमिकता की गणना करेंगे। जो भी डाटा आएगा वहाँ यहाँ लिख देंगे अब और उसको फाइनल टोटल में जोड़ देंगे। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि कोई ना कोई उम्मीदवार ऐसा हमें मिल जाएगा जो न्यूनतम कोटा क्या कर लेगा, प्राप्त कर लेगा। इस तरीके से राष्ट्रपति का क्या होता है, मतगणना की जाती है। दोस्तों यहाँ आपके लिए एक महत्वपूर्ण बात है जो मैं बताने जा रहा हूँ। अभी तक अगर हम देखें, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है आपको याद रखनी है। अभी तक भारत के सभी राष्ट्रपति, अभी तक भारत के सभी राष्ट्रपति प्रथम चक्र की मतगणना में ही, प्रथम चक्र की मतगणना में ही चुनाव जीतते आए हैं, चुनाव जीतते आए हैं। केवल वीवी गिरी एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हुए हैं, वीवी गिरी एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हुए हैं जिन्होंने द्वितीय चक्र की मतगणना में
चुनाव जीता। वीवी गिरी ने द्वितीय चक्र की मतगणना में क्या किया था? चुनाव जीता था। इन्होंने 1969 में कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार नीलम संजीव रेड्डी को हराया था। कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार नीलम संजीव रेड्डी को क्या किया था? हराया था। अतः भारत के पहले गैर कांग्रेस समर्थित राष्ट्रपति कौन बने थे? वीवी गिरी बने। भारत के पहले गैर कांग्रेस समर्थित राष्ट्रपति कौन बने थे? वीवी गिरी। कब बने थे? 1969 में। किसको हराया था इन्होंने? नीलम संजीव रेड्डी को हराया था। अगली बात है, एक और महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, नीलम संजीव रेड्डी 1977 में भारत के एकमात्र निर्विरोध निर्वाचित होने वाले राष्ट्रपति बने थे। तो भारत के एकमात्र निर्विरोध निर्वाचित होने वाले राष्ट्रपति कौन बने थे दोस्तों? नीलम संजीव रेड्डी। कब बने थे? 1977 में बने थे। इनके अपोजिशन में कोई नहीं था। ये भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति भी थे। ये भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति भी थे। इनकी उम्र 53 वर्ष थी जब ये राष्ट्रपति बने। तो नीलम संजीव रेड्डी ही भारत के सबसे क्या माने जाते हैं? युवा राष्ट्रपति भी माने जाते हैं। एक बार फिर से बता रहा हूँ, अभी तक भारत के सभी राष्ट्रपतियों ने प्रथम चक्र की मतगणना में ही क्या कर लिया? अपना चुनाव जीत लिया था। केवल और केवल वीवी गिरी एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति बने थे जिन्होंने द्वितीय चक्र की मतगणना में क्या किया? चुनाव जीता। इन्होंने 1969 में कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार नीलम संजीव रेड्डी को क्या किया था? हराया था। इसलिए भारत के पहले गैर कांग्रेस समर्थित राष्ट्रपति कौन बनेंगे? पहले गैर कांग्रेस समर्थित राष्ट्रपति बनेंगे वीवी गिरी। कौन बने दोस्तों? वीवी गिरी। कब बने थे? 1969 में। किसको हराया था? नीलम संजीव रेड्डी को। जबकि नीलम संजीव रेड्डी 1977 में भारत के एकमात्र निर्विरोध निर्वाचित होने वाले क्या बने थे? राष्ट्रपति बने थे। और भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति भी कौन माने जाते हैं? तो भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति भी जो है आपके नीलम संजीव रेड्डी ही माने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने अभी तक यहाँ पर राष्ट्रपति में देख लिया। राष्ट्रपति का निर्वाचन हमने अच्छे से समझ लिया। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, और सभी लोगों को रक्षाबंधन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। अब हमारा अगला वीडियो जो आएगा वो रक्षाबंधन के बाद आएगा। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में हम राष्ट्रपति की शपथ, इसका कार्यकाल, इसका वेतन, इस तरह की बातों के ऊपर क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखें, अपने दोस्तों में से शेयर करें ताकि हमारा भी मनोबल बढ़े और ज़रूरतमंदों तक हमारा ये जो मैटर है ये क्या हो सके? पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।